तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एक बार। वॉइस आ रही है? अच्छा ठीक है, फिर एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी, मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप in C language. One is primitive type and the other one is non primitive type. So what are primitive type? Primitive type में है integer, float, character, double, then बाइट, बाइट नहीं आप यहाँ कहेंगे बूलियन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, और की बात अभी भी नहीं करेंगे फिलहाल, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव में मैंने जो बताया था, तो नॉन प्रिमिटिव में मैंने बताया था कि ये नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहलाते हैं। इनको हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका एरे, स्ट्रक्चर, इसी तरीके से आता है स्ट्रिंग, इसी तरीके से यहाँ पर आता है यूनियन, एट्सेट्रा। इस तरीके की चीज़ें हैं। और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में जो डिफरेंस है वो ये है मेनली कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, चाहे आप इंटीजर ले लीजिए चाहे आप फ्लोट ले लीजिए, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू को एक टाइम में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे 50 लोगों को 50 वैल्यूज़ को होल्ड करना है, तो मैं अगर एरे बनाऊँ एक, तो मैं इंटीजर टाइप का अगर एरे बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर सीधा 50 मेंशन कर दूँगा और ये मेरे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिमिटिव और मेन प्रिमिटिव में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि प्रिमिटिव जो है सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और नॉन प्रिमिटिव का हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड कराना चाहें एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव में भी डिफरेंट टाइप हैं और इसी तरीके से प्रिमिटिव में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में मैंने एक चीज़ बताई थी, पहले भी बता रखा था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अपने आप में कोई टाइप नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्रिमिटिव जो है एक टाइप है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव कोई टाइप नहीं है। क्लियर? सो नॉन प्रिमिटिव डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए इनको डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जो निकल करके आए हों किसी से। जैसे कि यहाँ पर हमने इंटीजर बनाया है प्रिमिटिव में, और नॉन प्रिमिटिव में भी मैं इंटीजर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एरे एक बनाना है जिसमें मुझे नंबर स्टोर करना हो, ठीक है, अगर इंटीजर नंबर से स्टोर करना हो 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर से स्टोर करना हो, तो मैं उसका एरे भी बना सकता हूँ। ठीक है, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक साथ स्टोर करनी हो तो वहाँ पर मैं एरे बना सकता हूँ, मतलब मुझे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये हो गया प्रिमिटिव और ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा।
नॉन प्रिमिटिव में भी बहुत सारे टाइप्स हैं और प्रिमिटिव में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बूलियन। इसी तरीके से यहाँ पर एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, स्ट्रिंग है। तो ये सारे एक एक करके आते रहेंगे, ये सारे हमने प्रोग्राम्स में यूज़ किया है और ये यूज़ किया है। तो आज हम क्योंकि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मतलब हम डेटा टाइप्स को देख रहे हैं और मैंने एक कैटेगराइजेशन तो भी आपको बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, जो कि आप कभी इंटरव्यू में अगर बैठते हैं या फिर इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछा जाता है या बाय डिफ़ॉल्ट कभी आपके पेपर में आता है। और डेटा टाइप्स एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, मतलब इसमें आ सकता है वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो आएगा ही आएगा। अगर कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, इवन डेटाबेस की भी अगर बात हो रही है, तो डेटा टाइप्स के बिना तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। बिना डेटा टाइप के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी। तो चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे वो डेटाबेस हो, वहाँ पर भी आप कोई ना कोई टाइप में स्टोर करेंगे। तो वहाँ पर जहाँ भी टाइप की बात आएगी वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक डेटा टाइप्स आ जाएगा। तो मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप। डेटा टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से इसका कैटेगराइजेशन, ठीक है। कैटेगराइजेशन इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता हो कि कहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक स्टूडेंट के सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, इनपुट और डिस्प्ले, तो हम कंपाइलर पे चलते हैं, थोड़ा और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक बार कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब भी आप प्रोग्रामेटिकली इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये हम यूज़ ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों नहीं हम सिर्फ इंटीजर से ही हम क्यों काम नहीं कर चला लेते हैं, या फिर हमें एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मैं एक बार लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड stereo.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये यूज़ कर लिया हमने। फिर हमने लिखा void, फिर हमने लिखा मेन, ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, और फिर इसी तरीके से हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक सिंगल वेरिएबल बना के देखते हैं। अगर मैंने कहा कि एक स्टूडेंट के मुझे मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको डिस्प्ले करके देखूँगा। तो मैंने CLR लगा दिया और उस बच्चे के मार्क्स को मैंने डिस्प्ले करा दिया, ठीक। तो मैंने क्या किया, %d लगाया क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और i को डिस्प्ले करा दिया और सिंपली आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करा दिया, .ch लगा कर। फिर मैंने ये क्या किया, इसको कंपाइल कर लिया यहाँ से, तो कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में, और इसको फिर मैं रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए 45 आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले फाइल को। तो मैं इसको data.c नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उसको ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो फाइल सेव्ड है वो हट जाएगी और ये नई वाली फाइल उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐसा कर लिया, लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करूं और मैं ये कहूं कि मुझे अब उसी स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मानो सपोज 8 सब्जेक्ट्स हैं, या एक क्लास के अंदर मैं ये कहूं कि 50 बच्चे हैं, सबके सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाइए और डिस्प्ले कराइए, तो आप क्या करेंगे, अब इसी के बगल में आप वेरिएबल्स बनाते जाएंगे। सपोज़ एक बच्चे के लिए आपने i ले लिया, अगला वेरिएबल आप j ले लेंगे, वहाँ कोई मार्क्स डाल दिया, फिर आप k ले लेंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से आप लेते जाएंगे। तो 26 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ABCD ख़त्म होने के बाद आप स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर A to Z यूज़ करेंगे, फिर कैपिटल यूज़ करेंगे। सपोज़ वो भी ख़त्म हो गया तो आप कुछ और यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे मैं नंबर्स बढ़ाता जाऊँगा, मैं कहूँ कि 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं, मतलब इंटीजर, फ्लोट ये यूज़ करते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम यही है कि जितने जितने डेटा टाइप्स या वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे वैसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती बढ़ती चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है आपका कौन सा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम में अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करें, तो मैंने एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना दिया A, ठीक है। और इसको मैं एक छोटे एग्जाम्पल से लेता हूँ ताकि हमें इनपुट और डिस्प्ले करना थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने 10 स्टूडेंट्स के लिए कर लिया। तो मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स के लिए इनपुट लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीजर में ही ले लेते हैं वेरिएबल, हम j ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एरे में क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट इनपुट करवाना है, तो एरे में इनपुट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार इनपुट
करने के लिए स्कैनफ ना लिखना पड़े, इसलिए हम एक बार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लूप के अंदर डाल देंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे लूप को और इसको चलाएंगे कहाँ तक, <10 तक। ठीक है, अब इसको लूप के चलाने से फ़ायदा क्या है कि अब मैं इसके अंदर स्कैनफ लिखूँगा इनपुट लेने के लिए और एरे के अंदर इनपुट ले लूँगा। क्योंकि एरे मैंने बताया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करता है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 साइज़ का बनाया हुआ है तो ये 10 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा इसका मतलब। तो 10 इनपुट लेने के लिए एलिमेंट मैं क्या करूँगा, सबसे सिंपल तरीका ये है कि लूप में चला दो, ताकि लूप खुद ही जो है बार बार मुझसे इनपुट लेता रहे। अब एरे किस नाम का है, ए नाम का है, और जिस वेरिएबल से इनपुट करवा रहे हैं वो कौन सा, जे है। ठीक है, तो मैंने इसको सेमीकोलन से वो कर दिया और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको वापस सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया मैंने, और नीचे आकर के फिर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट इसको कर देने से फ़ायदा ये है कि लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा मुझे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। स्कैनफ की जगह मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर प्रिंटफ कर दूँगा। %d तो मुझे चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए %, ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ में % नहीं लगाया जाता है, वो इनपुट में लगाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सी में, क्लियर। अभी हम इसको कमेंट बना देते हैं। ये वाला तो हमने एग्जाम्पल देख ही लिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया, मतलब ये कंपाइलर इसको और इसको लाइन को रीड नहीं करेगा, लास्ट वाली लाइन और पहली वाली लाइन। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपसे ये कहा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके मुझे सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाइए, डिस्प्ले कराइए। तो अब ये प्रोग्राम हमारा उसके लिए रेडी है। हम कंपाइल करते हैं इसको और रन कर देते हैं। रन करने के बाद इनपुट कर देते हैं। सपोज़ मैं 1 2 3 4 डी डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 इनपुट हो गए। अब ये देखो 10 डिस्प्ले भी हो गया, क्योंकि मैंने स्लैश नहीं लगाया था तो सब एक ही लाइन में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। अब अगर आप यही चाहते हैं कि एक सेकंड, ये क्योंकि मैंने ओवरराइट किया था, मैंने सेव नहीं किया तो उसको दोबारा वो ओवरराइट हो गया। पेस्ट कर देता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, ये हट गया था, ये हमारा प्रोग्राम था एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि ये और इजी हो जाए समझना। इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जब मैं प्रिंटिंग करवा रहा था इसका साथ स्लैश टी भी चला देते हैं ताकि वो स्पेस आ जाए उसके बीच में। ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, रन कर लेते हैं। फिर से हम वही वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब थोड़ा स्पेस दूर दूर आ रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 वैल्यूज़ हमने इनपुट लिया, 10 वैल्यूज़ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया। देखिए एरे ने क्या किया, उसी प्रोग्राम को कितना आसान बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब अगर इसी प्रोग्राम में मुझे सपोज़ और बच्चों के लिए बढ़ाना है, सपोज मुझे 20 बच्चों के लिए करना है, तो मैं मुझे कुछ करना नहीं है ईजिली, बस मुझे वहाँ पे साइज़ चेंज कर देनी है और लूप की कंडीशन चेंज हो जाएगी। बस ये भी 20 तक चलेगा और ये वाला भी 20 तक चलेगा बस। ठीक है, मतलब अगर उसी में अगर आप बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस अगर आप एरे के हेल्प से बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर प्रोग्राम में कि दोनों में डिफरेंसेस एक्चुअल में क्या आ रहे हैं। कितना टफ़ है उससे करना, इंटीजर या डेटा मतलब प्राइमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके करना कितना टफ़ है, और नॉन प्राइमिटिव का यूज़ कर लेते हैं अगर ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए करना है तो कितना ईजी है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 दिख रहा है, इजी। तो ये समझ आ रहा है, ये यही मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग में वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। एक आदमी की डिटेल्स एंटर करना है, एक आइटम की डिटेल्स एंटर करना है, या 20 डिटेल्स एंटर करना है, या 50 एंटर करना है, या 100 करना है। ये जब एरे पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हम इसके हेल्प से बहुत तरीके के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते चले जाएंगे आगे आपको समझ में आएगा कि आप पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन सब में लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं उन सब का यूज़ होता है, जिसमें से डेटा टाइप वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना डेटा टाइप के तो आप कोई डेटा इनपुट ले ही नहीं पाएंगे यूज़र से। जब यूज़र से आप इनपुट नहीं ले पाएंगे तो आगे चल के जब आप हायर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वहाँ डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जब आप यूज़र से ही इनपुट नहीं लेंगे डेटा तो आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेटा क्या होता है। अलग अलग डेटा टाइप्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि डेटा अलग अलग होता है। सपोज़ मैं एक मोबाइल की डिटेल्स को स्टोर करना चाहता हूँ तो मोबाइल के पास बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे मोबाइल का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, हर मोबाइल का कोई ना कोई प्राइस होता है, हर मोबाइल की मेमोरी की कोई कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, प्राइस फ्लोट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। नेम जो है, नाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके की अब एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के पास बहुत तरीके की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि हम ही लोग एक ऑब्जेक्ट हैं, हमारा कुछ नाम है, ठीक है, हमारा कोई प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, हमारा कुछ वेट हो सकता है, ठीक है, क्लियर, हमारा कुछ बॉडी मास इंडेक्स हो सकता है। तो अब एक ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको बहुत तरीके के डेटा टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा और उनको एक साथ जब आप एक साथ मतलब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको जब डालेंगे, जैसे सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, हायर लैंग्वेजेस में क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जब आप बाइंड करेंगे तब वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग चीज़ें एक ही यूनिट में रखेंगे तो अलग अलग चीज़ें रखने के लिए आपको अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो मैंने जो अभी आपको बताया वो एप्लीकेशन बताया है, फ़ोन को एक एग्जांपल लेके बताया, ह्यूमन बीइंग को एक एग्जांपल लेके बताया। कोई भी ऑब्जेक्ट आप दुनिया का उठा सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर। हाँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ। फॉर लूप पे अभी हम लोग आए नहीं हैं, जब ये आएंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी मैं बता देता हूँ फॉर लूप कर क्या रहा है यहाँ पर। फॉर लूप, क्योंकि एरे जब कंप्यूटर में बनता है तो एरे एक साथ 20 मेमोरी में ब्लॉक स्टोर कर लेगा, ठीक है। जब ब्लॉक स्टोर कर लेगा तो उसको 20 वैल्यूज़ चाहिए आपसे, तो इनपुट करने के लिए हमने क्या किया, लूप चला दिया है, ठीक है। हम चाहते तो मैनुअली भी डाल सकते थे, लेकिन जब मैनुअली डालते तो प्रॉब्लम वही आने लगती जो एरे में है, मतलब जो इंटीजर में है। हमको हर एक वेरिएबल बना के लिखना पड़ता है। सपोज हम ए बनाते, बी बनाते, सी बनाते, डी बनाते, ऐसे 20 वेरिएबल बनाना पड़ते, ठीक है। हम एरे में भी ऐसा कर सकते हैं कि ए के 0वें इंडेक्स पे कुछ और स्टोर कर दें, ए 1 पे कुछ और स्टोर कर दें, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब मैनुअली मुझे एंटर करना है तो फिर हम वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, एरे का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लूप क्या करेगा, फॉर क्या करता है, लूप करता है। लूप का मतलब ये होता है फॉर रिपीट करता है, जितने बार आप उसको चला देंगे उतनी बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, j = 0 लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि j शुरुआत कहाँ से करेगा, 0 से, और कहाँ तक चलेगा, 20 से 1 कम तक, मतलब 0 से लेके 19 तक। तो 0 से लेकर के 19 तक, मतलब फ्रॉम 0 to 19, दैट मीन्स 20 वैल्यूज़, 20 वैल्यूज़ हो गई, क्योंकि 0 भी इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गई 20 वैल्यूज़। अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। और हमने कंप्यूटर में ब्लॉक कितना बनाया था, 20। जब हम कंपाइलर को ये मिलेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, 20 ब्लॉक्स मेमोरी में स्टोर कर देगा इंटीजर के, ठीक है। तो जब 20 ब्लॉक्स बना देगा तो 20 वैल्यूज़ ले सकता है इनपुट आपसे। तो जैसे आप लूप चलाएंगे तो फॉर लूप क्या करेगा, जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाएगी तब तक इसको घुमाता रहेगा, स्कैनएफ करता रहेगा। इसीलिए स्कैनएफ क्या कर रहा था, जब हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे गए थे, मैं एक बार ले चलता हूँ वापस, तो देखो हमसे 20 वैल्यूज़ मांगता है वो, और हम 1 से लेकर के 20 बार मैंने वैल्यू दिया उसको, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 सिर्फ इसलिए डाला ताकि आपको काउंटिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। आप नंबर्स कुछ भी डाल सकते हैं, 1 की जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं, 2 की जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं, 3 की जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं। 20 बार 20 टाइम्स कंपाइलर आपसे इनपुट मांगेगा और 20 टाइम्स आप इनपुट देंगे, क्लियर, ठीक है। तो वो 20 टाइम्स आपसे इनपुट लेगा, हाँ बिल्कुल, बोलो। J++ इसलिए लगाया है हमने
ताकि वो हम तीन चीज़ें फॉर के अंदर तीन चीज़ें बताते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर हम कंडीशन देते हैं कहाँ तक चलना है, तो 20 तक चलना है, मतलब 20 से कम चलना है, ठीक है, और कितने से बढ़ना है आगे, मतलब आगे जाना है या पीछे जाना है, मतलब 0 से 20 तक जाओगे कैसे, जब कंपाइलर को तुम ये बताओगे कि J++ करना है, J++ का मतलब होता है J+1, मतलब J में J की वैल्यू पहले क्या है, 0 है, ठीक है, अब क्या होनी चाहिए 1, ताकि पहला जो ब्लॉक्स बने हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, पहले ब्लॉक का एड्रेस क्या है 0, अब अगले एड्रेस पे आप जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 एक ऐड और करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में 1 के बाद 2 कैसे आएगा, जब 1 में 1 ऐड करेंगे आप 2 आएगा, 2 में फिर आप फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 में फिर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इससे क्या होता है, हम नंबरिंग में आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें एडिशन या नंबरिंग सिखाई जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि भैया 1 पहले आएगा, फिर 1 में एक और ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 में 1 और ऐड किया गया। इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे 1 1 और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो फॉर लूप क्या करता है, तब तक आगे बढ़ाता है जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए। तो ये कंडीशन कब फेल होगी, जब जे की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही जे की वैल्यू 20 होगी तो कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 20 जो है 20 से छोटा नहीं है, ठीक है। और कंडीशन में क्या दिया हुआ, जे इज़ लेस दैन 20, तो 19 तक चलेगा, ठीक है, और 20th पे बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका रहेगा, क्योंकि हमें 0 से 19 तक ही स्टोर कराना था, 20 ही एलिमेंट स्टोर कराने थे, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में जो ब्लॉक था वो 20 का ही था साइज। क्लियर। इसके बाद ये देखो, ये वाला जो पहला लूप हमने चलाया है, ये हमने चलाया है फॉर इनपुट 20 वैल्यूज, ठीक है, फॉर टेकिंग इनपुट 20 वैल्यूज, 20 वैल्यूज इनपुट लेने के लिए हमने चलाया है। और ये जो दूसरा लूप हम चला रहे हैं, फॉर टेकिंग 20 आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। तो 20 वैल्यूज अगर आपको इनपुट लेना है तो पहला वाला लूप चलाना पड़ेगा, ये ऊपर वाला। और इसी तरीके से अगर आपको आउटपुट देना है 20 वैल्यूज, तो आप यहाँ से सेम लूप चलाओगे। सेम लूप हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किया था हमको उसी ऑर्डर में आउटपुट चाहिए, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो हमने यही लूप चला दिया, और इनपुट के लिए स्कैनर चलाया जाता है। ये मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, ठीक है, उसमें तो आप देख सकते हो वहाँ पे। और ये जो है तुम्हारा प्रिंटफ चला दोगे तो ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर /t इसलिए चला दिया ताकि वैल्यूज़ के बीच में स्पेस आ जाए, ताकि हमको समझ में आए कि हमने क्या इनपुट दिया है और क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, तुम्हारे प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट अभी आगे फिर से दोबारा आएगा, जिसमें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का अलग से पूरा चैप्टर है, एरे और ये सब, और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो हम आगे जब ये पूरा टॉपिक आएगा तब हम उसको समझेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो डेटा टाइप समझ रहे थे उसके अकॉर्डिंग यही है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस यही है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटीजर में जो है इंटीजर में %d यूज़ करते हैं हम इनपुट लेने के लिए, %d और %d या फिर %i यूज़ कर सकते हैं आप, और इसमें %f आप यूज़ करेंगे, यहाँ %c आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे ld यूज़ करेंगे, %ld, और बूलियन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो %d यूज़ कर सकते हैं बूलियन के लिए आप। और ये कोई अपने आप में सिंगल डेटा टाइप नहीं है, ये डिराइव्ड है, इन्हीं से मिल के बने हुए हैं। तो एरे इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, ठीक है, इतने टाइप का हो सकता है। बूलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो इसका कोई अलग से एरे नहीं होता, ठीक है। बूलियन के 2 ही टाइप होते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं इसको रखना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये प्रिमिटिव में आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया ये। तो यहाँ सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक। अगर आपको 0 और 1 करना है तो फिर आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस तरीके से होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये समझा गया ना, क्लियर। तो ये है इसका डिफरेंस।